हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जनरल साइंस की सीरीज में पार्ट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। 100 क्वेश्चन किए हमने और इसके पास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी पर चर्चा की। आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चन करेंगे और 40 क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। 101वां क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है, यानी कि श्वसन मूल कहाँ पर मिलती है? जूसिया में, मक्का में, पान में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जूसिया में। यानी कि श्वसन मतलब सांस लेना, मूल मतलब जड़, सांस लेने वाली जड़ कहाँ पर मिलेगी? जूसिया में। जूसिया क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ये पौधे, जूसिया क्या है? एक पौधे हैं। और ये कहाँ पर मिलते हैं? ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी में जहाँ की ज़मीन में ऑक्सीजन की मात्रा या तो होती ही नहीं है या होती है तो बिल्कुल ही कम होती है, जिससे उसकी पौधे की जड़ें क्या होती है? ज़मीन से बाहर की तरफ सांस लेने के लिए निकल आती है, इसलिए इन्हें श्वसन मूल कहते हैं। जो पौधों की जड़ें हैं वो क्या होती है? बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकल आती है, जिससे कि पौधा सांस ले सके। उन्हीं ही जड़ों को हम श्वसन मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? यानी कि हमें बताना है कि इसमें जड़ नहीं, कौन सी नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आलू। आलू एक जड़ नहीं है। ये क्या है फिर? यदि आलू एक जड़ नहीं है तो क्या है? आलू क्या है? एक कंद है, यानी कि तना है। यदि क्वेश्चन आए कि आलू क्या है, आलू जमीन के अंदर एक विशेष तना है, जिसे क्या कहते हैं? स्टोलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोलेन कहते हैं। शकरकंद क्या है? एक जड़ है। मूली भी जड़ है और गाजर भी जड़ है। जबकि आलू क्या है? एक कंद है, यानी कि एक विशेष तना है जिसे हम कंद या स्टोलेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है कहाँ पर? गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गन्ने में। गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल क्या होती है? ये जड़ें पौधे की शाखा से उत्पन्न होती है और मिट्टी की ओर नीचे बढ़ती है, और ये क्या करती है? पौधे को सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें कहाँ पर विकसित होती हैं? तने से, पत्ती से, प्राकुर से या मूलाकोर से। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मूलाकोर से। यानी कि जड़ें कहाँ से विकसित होंगी? मूलाकोर से जड़ें विकसित होगी। यानी कि मूलाकोर को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और जो मूलाकार क्या होते हैं? मूलाकार क्या होते हैं? जब हम, यानी कि अंकुरित कोई भी, जैसे बीज को हम अंकुरित करते हैं, उससे सफेद सी जड़ें बाहर निकल आती हैं, उन्हें ही हम मूलाकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाकोर कहते हैं। यानी क्या? बीज में से जो सफेद रंग की एक रचना निकलती है, यानी कि एक सफेद सी जड़ निकलती है, उसे ही मूलाकोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर है एक, क्या है गाजर? पुष्प है, तना है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गाजर एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या वलयाकार मूल। यानी कि बरगद के पेड़ से जो जड़ें लटकती रहती हैं वो कैसी जड़ें हैं? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। स्तंभ मतलब क्या होता है? तना। स्तंभ मतलब क्या होगा? तना होगा। और तना से जो जड़ें निकलती हैं उसे हम कहेंगे स्तंभ मूल जड़ें। यानी कि मूल का मतलब क्या होता है? जड़ें होता है। स्तंभ मूल, इसे ही कहते हैं प्रोप रूट। क्या कहते हैं? प्रोप रूट या ब्रोहो भी कहा जाता है। और हिंदी में हम कहते हैं बरगद की जटाएं। कहते हैं ना, बरगद की जटाएं क्या होती है? स्तंभ मूल होती हैं, या प्रोप रूट या ब्रोहो हम इसको कह सकते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम फिक्स बेगालिसिस है। क्या है? फिक्स बेगालिसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? यानी कि एक पेड़ में हमेशा क्या रहेगा? पत्ती, जड़, कलिका या टहनियाँ? ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमेशा पेड़ के साथ रहता है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, जड़। जड़ हमेशा पौधे में रहेगी। यदि किसी पौधे में जड़ नहीं होगी तो पौधा क्या करेगा? सूख जाएगा। यदि पत्तियां नहीं होगी तो पौधा एक विदाउट पत्तियां के भी रह सकता है। कलियां नहीं होगी या टहनियां नहीं होगी तो भी एक पौधा खड़ा रह सकता है। लेकिन यदि किसी पौधे में जड़ नहीं होगी तो वो पौधा गिर जाएगा। तो इसमें हमेशा क्या रहता है पौधों के? यानी कि ऑप्शन बी, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? यानी कि आलू का जो हम भाग खाते हैं वो क्या है? जड़ है, फल है, तना है या कलिका है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि तना। यानी कि जो आलू का खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? एक विशेष तना होता है जिसे हम स्टोलन भी कहते हैं। ये जमीन के थोड़ा अंदर होता है और इसे हम क्या कहते हैं? स्टोलन कहते हैं। ये भूमिगत तना होता है और इस तने को हम क्या कहते हैं? आलू के तने को कंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन आए कि आलू में सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च आलू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्टार्च के साथ साथ पोटासियम भी की मात्रा भी आलू में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। यानी कि नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है? पर्णकाया स्तंभ द्वारा, सलकंद द्वारा या धनकंद द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पर्णकाया स्तंभ द्वारा। यानी कि जो नागफनी है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो पर्णकाया स्तंभ द्वारा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो किससे करते हैं? वो पत्तियों से करते हैं। जो पत्तियां होती है उनके निचले भाग में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, जो वायु के आदान प्रदान के लिए हेल्प करते हैं। और जो पौधे हैं ये स्टोमेटा क्या करेंगे? वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेंगे प्रकाश की प्रेजेंट में। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे जिसमें ये ग्लूकोज और O2 का निर्माण होगा। ग्लूकोज को फ्लोएम के द्वारा पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है जबकि O2 को ये उत्सर्जित कर देते हैं। तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पत्तियां तो नहीं होती, लेकिन पत्तियां क्या कर लेती है? एक प्रकार की जो पत्तियां होती है ये कांटों में परिवर्तित हो जाती है और जो प्रकाश संश्लेषण होगा इन पत्तियों यानी कि कांटों के द्वारा, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो पर्णकाय स्तंभ यानी कि एक किस्म से तना होता है जो नागफनी का, उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? ऐसा इनमें से कौन सा है जो एक तना है? गाजर, मूली, आलू या ये सभी? यानी कि तना कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आलू। आलू क्या है? एक तना है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आलू जमीन के अंदर की एक विशेष तना है जिसे हम स्टोलन कहते हैं या कंद कहते हैं। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है और मूली भी क्या है? एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सलकंद, शकरकंद, धनकंद या कंद? इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कंद। यानी कि आलू का जो भूमिगत रूपांतरण तना होता है उसे हम कंद या स्टोलन कहते हैं। यदि क्वेश्चन आए आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलोनम ट्यूबरोसम। क्या होता है? सोलोनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? यानी कि जो हम हल्दी खाते हैं वो पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? फल, परकंद, कंद या जड़? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परकंद। यानी कि हल्दी का हम कौन सा पौधे जो हल्दी खाते हैं उसका पौधे का ये परकंद वाला भाग हम खाते हैं। परकंद यानी कंद से थोड़ा ऊपर वाला भाग हम खाते हैं। हल्दी के स्टेम वाला भाग या
प्रकंद, स्टेम या प्रकंद वाला भाग ही हम मसाले के रूप में खाते हैं। और यदि क्वेश्चन आए कि वनस्पति नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है हल्दी का, तो यदि आप बता सकते हैं कि हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, करकुम्बा लौंगा। क्या है, करकुम्बा लौंगा। किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है हल्दी का, जिसे हम इंग्लिश में टर्मिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक क्या है, राइजोम है, बल्ब है, जड़ है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा, अदरक क्या है, अदरक एक, ऑप्शन ए यानी कि राइजोम है। क्या है, अदरक एक राइजोम है। अदरक के सूखने के बाद ही क्या बनती है, सौंठ बनती है। जब हम सौंठ जो मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं वो अदरक को सुखाने के बाद सौंठ बनती है। यदि क्वेश्चन आए कि अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है, यह है जिंजेबर। क्या है, जिंजेबर ऑफिसिनेल। क्या है, जिंजेबर ऑफिसिनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, यानी कि प्याज किसका रूपांतरित यानी कि परिवर्तित रूप है, जड़, पुष्प, तना या फल। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तना। जड़ जो प्याज है वो तना का परिवर्तित रूप है। प्याज की यदि उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए कि प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम कह सकते हैं कि प्याज की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई। और इससे भी कहा जाए कि मध्य एशिया में भी सबसे पहले प्याज कहाँ पर उगाया गया, तो इसका आंसर हम कहेंगे ईरान और पाकिस्तान में। प्याज की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, मध्य एशिया में। और मध्य एशिया में भी सबसे पहले ईरान और पाकिस्तान वाले हिस्से में इसको उगाया गया। यदि क्वेश्चन आए कि प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप हम बता सकते हैं कि प्याज का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एलियम सीपा। क्या है, एलियम सीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं, ऐसे पौधे जिसमें कभी भी पुष्प का निर्माण नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेम्स। क्या रहेगा, क्रिप्टोगेम्स। ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते। यदि क्वेश्चन आए कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म जो स्पर्म होते हैं वो फलों के जो फूलों के पौधे होते हैं उनमें होते हैं। फूलों के पौधे में जो बीज होते हैं उनको ही हम एंजियोस्पर्म पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में बीज पैदा करने वाले पौधे होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें से बीज पैदा होता है उनमें हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे, जैसे कि आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो किससे उत्पन्न होगा, लोरेंथस द्वारा, रेफ्लिसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेफ्लिसिया द्वारा। यानी कि संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफ्लिसिया द्वारा उत्पन्न होता है। रेफ्लिसिया एक आंदोलनमयी पौधे की प्रजाति है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। इस फूल का वजन लगभग 11 किलो के आसपास होता है और 1 मीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है। यानी कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, कौन सा, रेफ्लिसिया। कौन सा, रेफ्लिसिया। यदि क्वेश्चन आए कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया है जबकि छोटा क्या है, छोटा है वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ये तो क्वेश्चन आ ही चुका है, अभी हमने चर्चा की है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है वो कौन सा है, ऑप्शन ए, वुल्फिया। और सबसे बड़ा रेफ्लिसिया और सबसे छोटा कौन सा, वुल्फिया, यानी कि वाटरमेलन। यदि कमल की क्वेश्चन आएगी, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमल का जो फूल है, पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है नीलथियन। क्या है, नीलथियन न्यूसीफेरा। क्या है, नीलथियन न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। और गुलाब का ये कहे तो रोजा। क्या है, रोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यानी कि यदि जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तना, जड़, पुष्प या पत्ती। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुष्प।
क्या रहेगा? पुष्प। यदि पुष्प नहीं होगा तो फल नहीं लगेगा, या बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो आगे जीवन चक्र नहीं बढ़ेगा। सो इसका आंसर क्या रहेगा? पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जिनकंगो, साइकस, पाइनस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा जिनकंगो। जिनकंगो एक जीवित जीवाश्म है, क्योंकि इनकी जो वर्तमान प्रजाति है पिछले 51 मिलियन से के वर्षों में अपरिवर्तित रही है, यानी कि इसमें कोई भी 51 वर्षों में इनकी प्रजाति में किसी प्रकार का भी कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? जीवित जीवाश्म है, जिनकंगो है ये। क्योंकि जीवाश्म क्या होते हैं? जो लंबे समय से जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, जो स्थिर हो। जो जिनकंगो है वो क्या है? एक यह प्रजाति है जो लगभग 51 मिलियन वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? यानी कि जो इफेड्रिन है औषधि है, ये दमा और खांसी में प्रयोग की जाती है, लेकिन इससे ये हमें किससे प्राप्त की होती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकिस से या इफेड्रा से? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इफेड्रा से। इफेड्रा से हमें क्या मिलती है? इफेड्रिन मिलती है, जो हमें खांसी व दमा में के रोग में या उपचार में सहायता करती है। जो पाइनस, इसमें एक पाइनस दिया हुआ है। पाइनस क्या है? ये पत्तेदार पत्तियां सुई के आकार की होती है, जिन्हें हम चीड़ पत्ती भी कहते हैं। पाइनस का चीड़ पत्ती, यानी कि जो इसकी पत्ती होती है सुई के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। रेफलेसिया क्या है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, जो कि यदि सबसे छोटा पुष्प की बात आए, वुल्फिया। सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया, और सबसे बड़ा रेफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? यानी कि अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता हमें नहीं होती? हवा की, ताप की, जल की या प्रकाश की? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा प्रकाश की। सामान्यतः किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है: पानी, ऑक्सीजन और उचित तापमान। उचित तापमान, ऑक्सीजन, पानी, इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, प्रकाश की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? बादाम, साइकस, मूंगफली या ईख? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, साइकस। साइकस ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन से कोई भी फल नहीं होता। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिससे बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली या ये सभी? यानी कि ऐसा कौन सा फल है जो भूमि के नीचे हमें पाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मूंगफली। मूंगफली पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण या फलविति? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा भ्रूणपोष। यानी कि भ्रूणपोष क्या है? नारियल का खाने योग्य भाग है, जिसे एंडोस्पर्म भी कहते हैं। और यदि क्वेश्चन आए कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम नारियल का कोकस न्यूसिफेरा है। क्या है? कोकस न्यूसिफेरा, न्यूसिफेरा, सॉरी, कोकस न्यूसिफेरा क्या है? एक नारियल का वैज्ञानिक नाम है। और इसके खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष, या हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जल या वायु? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कीट। यानी कि जो सुगंधित फूल होते हैं
उनमें सबसे ज़्यादा जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा, खासकर मधुमक्खियों के द्वारा इसमें परागण होता है। और जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेचन जनन प्रायः किस में देखा जाता है? अनिषेच जनन प्रायः किस में देखा जाता है? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या आम में? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंगूर में। अंगूर में अनिषेचक जनन होता है। इसके कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे केला में, सेब में, अंगूर में, नाशपाती, पपीता, अमरूद। इनमें प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन होता है, यानी कि इनमें निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन के ही इनमें आगे फल लगता है। यानी कि जो अनिषेचन जनन है ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्राकृतिक उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्राकृतिक उदाहरण है अनिषेचन जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, कपास, गन्ना या लीची? यानी तना काट का प्रयोग किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गन्ने के प्रवर्धन के लिए तना काट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? यानी कि किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? सोयाबीन की, सोरगम, प्याज या मक्का? इसका सही आंसर रहेगा प्याज। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे हम धान का प्रयोग करते हैं, धान लगाते हैं, धान क्या एक रोपण विधि से प्रतिरोप की जाती है। पहले उसकी क्या होती है, कम दूरी पर बीजों का उपचारण किया जाता है और कुछ सेंटीमीटर की हाइट पर होने पर उसको दोबारा दूसरी जगह पर रोपित किया जाता है। इसको हम प्रतिरोपण विधि कहते हैं। प्याज है, धान है, इन सभी को प्रतिरोपण विधि से ही लगाया जाता है। इसमें दिया हुआ सोयाबीन। सोयाबीन क्या है? सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन आए कि शाकाहारी भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्लाइसिन मिक्स है। क्या है? ग्लाइसिन मिक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। और ऐसे में दिया मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्के का जो वैज्ञानिक नाम है जिया मेजस है। क्या है? जिया मेजस। और यदि क्वेश्चन आए प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो प्याज है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेपा। क्या है? एलियम सेपा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्याज किस कुल का पौधा है, तो हम उसमें आएंगे लिलिएसी। किस कुल का है? लिलिएसी कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेपा। क्या है? एलियम सेपा वैज्ञानिक नाम है, जबकि कुल कौन सा है प्याज का? लिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सत्या फल परिवर्धित होता है। एक सत्या फल कहाँ पर प्रतिवर्धित होता है? सत्या फल जो पुष्पासन में, दलों में, अंडाशय में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अंडाशय में। सत्या फल हमेशा कहाँ पर प्रतिवर्धित होगा? अंडाशय में। सत्या फल होता क्या है? सत्या फल में क्या होता है? बीज होते हैं जो पौधे का एकमात्र हिस्सा जो फलों के विकास में शामिल होता है, जैसे आम है, कीवी है, नाशपाती है, तरबूज है, संतरा है, अंगूर है। ये सभी क्या है? सत्या फलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट मतलब कोई जूठा फल है। आम, काजू, सेब या सुपारी? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेब। सेब एक जूठा फल है, जबकि हमने पढ़ा था कि यदि जो सच्चा फूड है या क्या कह सकते हैं हम उसे सत्या फूड है, सत्या फल या झूठ फल, दो प्रकार के फल होते हैं। कूट फल जिसे हम कहते हैं जूठा फल और एक होता है सत्या फल। सत्या फल का अभी उदाहरण हमने देखा अंगूर जैसे, और इनका जो निषेचन होता है क्या? अंडाशय में होता है। और जो कूट फल होते हैं इसका उदाहरण क्या? सेब। कूट फल कौन से होते हैं? वह फल जिसका विकास अंडाशय में न होकर पुष्प के अन्य भागों में होता है। कूट फल कौन से होंगे?
वह फल जिसका विकास अंडाशय में न होकर पुष्प के अन्य किसी भाग में होता है। और सत्य फल जो होते हैं वो फल जिनका विकास अंडाशय में होता है। अंडाशय में जिसका विकास होगा वो सत्य फल होंगे, यानी कि सत्य फल यानी कि सत्य के फल। और जो कूट फल यानी कि झूठे फल होंगे वो हमेशा जिनका जो विकास होता है वो अंडाशय में होकर पुष्प के अन्य भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? सबसे ज़्यादा जो भोजन हमें मिलता है वो किससे मिलता है? तनों से, पत्तियों से, फलों से या जड़ों से? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जड़ों से। हमें सबसे ज़्यादा भोजन जो मिलता है वो फलों से मिलता है। किससे मिलता है? फलों से मिलता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पौधों की पत्तियां हैं ये तो क्या होती है, भोजन पहले बनाती है, और जब बनाती है भोजन तो वो फ्लोएम के द्वारा कहाँ पर संचारित होता है? जड़ों में। जड़ों में, पौधों की जड़ों में भोजन कहाँ क्या होता है? संचारित होता है, यानी कि भंडारित होता है। जो भंडारित होता है कहाँ पर होगा? वो जड़ों में होगा। और उसके बाद जड़ों से वर्णिक जो लवक हमने पढ़े थे, वर्णिक लवक के द्वारा फलों में ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था 3 प्रकार के लवक होते हैं। हरित लवक जिसमें पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण होता है, जिसमें हम क्लोरोफिल पढ़ते हैं। हरित लवक, वर्णिक लवक हमें फल देते हैं, जबकि अवर्णक जो लवक होते हैं, अवर्णिक लवक जड़ों में होते हैं और यहाँ पर भोजन संचार भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? एक बीज है, या एक बीजीय फल है, या फल है, या ये सभी है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक बीजीय फल है। चावल एक बीजीय फल है। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। यानी कि यदि क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च किस में होता है, तो हम कह सकते हैं कि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। और यदि क्वेश्चन आए कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम उसे बता सकते हैं कि चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ओराइजा है। क्या है? ओराइजा चावल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी कि जो नाशपाती है उसका कौन सा भाग हम खा सकते हैं? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन, या ये सभी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गूदेदार पुष्पासन। यानी कि जो नाशपाती का भाग है वो गूदेदार भाग, जिसे हम गूदेदार पुष्पासन कहते हैं, वही खाने योग्य है। और जो नाशपाती होती है इसमें विटामिन बी, के, सी मिलता है, फाइबर मिलता है, और पोटासियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हमें नाशपाती से मिलती है। यदि क्वेश्चन आए कि नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम बता सकते हैं कि नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पायरस किमिनिस एल है। क्या है? पायरस किमिनिस एल। क्या है? नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पायरस किमिनस एल। यदि क्वेश्चन आए कि नाशपाती किस फैमिली का पौधा है, तो हम कह सकते हैं कि जो नाशपाती है वो रोजेसी फैमिली का पौधा है। किस फैमिली का? रोजेसी फैमिली का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजाणु से, परागणकोशों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो बीज है वो बीजाणु से उत्पन्न होता है। बीज एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। क्या होता है? बीज क्या होता है? बीज एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक जो बीज आवरण होता है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? यानी कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीक मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, ट्रेविनस, ल्यूवेनहोक, या लिनियस? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लिनियस। यानी कि कैरोलस लिनियस को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का क्या जनक कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में टैक्सोनॉमी नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जो वर्गीकरण है, टैक्सोनॉमी है,
इसकी सबसे आधार की इकाई कौन सी है? बेस इकाई क्या है? कुल, स्पीशीज, वर्ग या ये सभी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्पीशीज। स्पीशीज टेक्सोनोमी की बेस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? यानी कि आलू किस कुल से संबंधित है? इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आलू किस से है? सोलोनेसी इकाई कुल से है, यानी सोलोनेसी कुल से है आलू। और आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? कंद या तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी, कंबोजिटी, सोलनेसी या ग्रेमिनी? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मालवेसी। जो कपास है ये मालवेसी कुल से संबंधित है। संसार में जो कपास है इसकी सिर्फ 2 ही किस्में हैं, एक देसी और एक अमेरिकन। देसी किस्म को कासीपियम आर्बोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कासीपियम आर्बोरियम कहते हैं देसी इकाई को। और जो अमेरिकन कपास होती है उसे हम हिस्टम या बेरेवेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी 2 ही इकाई है। जैसे कि हम सभी को पता भी है कि जो कपास है इसकी 2 इकाई, एक देसी इकाई और एक अमेरिकन की इकाई। कपास को श्वेत सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत को सोना कहा जाता है। और कपास की खेती करने के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और कपास के लिए 100 दिन का पाला रहित प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन किस कुल का पौधा है? सोलनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोलनेसी। यानी कि बैंगन सोलनेसी कुल का पौधा है। ये सोलनेसी मेलगोना के अंतर्गत आता है। यदि क्वेश्चन आए बैंगन की सुव्यवस्थित ढंग से खेती या उसको उगाना किसने स्टार्ट किया था? ये किया था चीनी ने। चीनी यानी कि चीन के लोगों ने सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी में बैंगन की सुव्यवस्थित ढंग से खेती करना स्टार्ट कर दिया था। सो गाइज, आज के थे क्वेश्चन इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।